हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 25 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग 24 अप्रैल 2023 को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास का रिवीजन हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रिविज़न करेंगे और उसके साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उन सभी का हम लोग रिविज़न करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लिख रखा है, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद में उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से सभी प्रश्नों में हमने लिखा है, ये दूसरा प्रश्न आपका है और उसके बाद में आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इसी तरीके से 1 से लेकर 11 तक, यानी कि 1 से लेकर 11 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी के साथ में हम ऐसा रिवीजन करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको क्लास शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है और इसी क्लास में आपको 4 अंकों का एक कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा और वो जो कोड आपको दिया जाएगा उस कोड को क्या करना होगा, आपको हमारे पास भेजना होगा। और भेजोगे कैसे उसको, आपको एक टेलीग्राम यूज़र ID दी जाएगी, यानी कि एक यूज़र नेम दिया जाएगा। आप लोग साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरी यूज़र ID है यानी कि यूज़र नेम है। इसको आप सर्च करके आप हमारे पास जो है जो कोड आपको दिया गया है उसको भेज सकते हैं और वो जो कोड आपको दिया गया है जैसे ही आप हमें भेजेंगे तो आपको उसके बदले में क्या होगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इस सेशन को बिना देरी करे और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये क्लास आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको जो 4 अंकों का कोड है वो एक एक अंक करके बताया जाएगा, यानी कि 4 बार में वो कोड आपको दिया जाएगा। सबसे पहले 1 अंक दे दिया जाएगा, उसके बाद दूसरा अंक, उसके बाद तीसरा अंक और उसके बाद चौथा अंक। तो इस तरीके से आपको ये 4 अंकों का कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 से संबंधित। इसको कौन जारी करता है, तो इसको विश्व बैंक जारी करता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लॉजिस्टिक लागत को कम करना और इसमें भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है इसमें 38 और ये जो भारत को 38 रैंक मिली है कितने देशों में से मिली है, 139 देशों में से ये रैंक इसको मिली है। 2014 में भारत की रैंक कितनी थी, 2014 में भारत की रैंक थी 54 और 2018 में भारत की रैंक क्या थी, 44 थी। और पहला स्थान इसमें किसका है, पहला स्थान इसमें सिंगापुर का है और दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान इसमें फिनलैंड का है और लास्ट स्थान यानी कि 139वां स्थान किसका है, 139वां स्थान इसमें अफगानिस्तान का है। तो दोस्तों यहाँ से आपको कई सारे पॉइंट याद रखने हैं। पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिलाकर ये 8 पॉइंट यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। भारत की रैंक इसमें क्या है, भारत की रैंक इसमें 38 है। ये दोनों के दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। और साथ साथ में इसमें पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो पहला स्थान इसमें किसको मिला है, पहला स्थान इसमें सिंगापुर को प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान किसको मिला है, अंतिम स्थान इसमें अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। तो ये 4 पॉइंट तो आपको पता ही होने चाहिए। अगर ये पॉइंट आपको नहीं पता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख लीजिए। लेकिन ये जो इधर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपको तो ज़रूर पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति जो योजना है इसका उद्देश्य है लॉजिस्टिक लागत को कम करना और आधारभूत संरचना को बेहतर करना। तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज। ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के बीच होती है, ये भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो ये बना है फिनलैंड। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है, विश्व बैंक ने जारी किया है। किसके लिए जारी किया है, तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए ये बॉन्ड जारी किया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है नाटो। नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया, फिनलैंड बन गया। नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो फिनलैंड है इसकी राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। क्या है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और 1000 झीलों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो फिनलैंड को जाना जाता है।
उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है विश्व बैंक से संबंधित। तो विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा IBRD। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। कौन सा सम्मेलन था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था और उसी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। और ये जो वाशिंगटन है किस देश की राजधानी है? ये अमेरिका की राजधानी है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रख लेना है। अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको जो 4 अंकों का कोड हमने बताया है कि आपको एक कोड दिया जाएगा, तो वो उस 4 अंकों के कोड का पहला अंक आप लोग लिख लीजिए। तो पहला अंक इसका क्या है? पहला अंक इसका है 0। तो ये पहला अंक आप लोग नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको अभी 3 अंक और दिए जाएंगे। तब तक ये जो कोड है आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहला अंक क्या है? पहला अंक है 0। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 से संबंधित। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है इसको कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 24 अप्रैल को। और जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह 2023 हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? रीवा मध्य प्रदेश में किया गया है। और इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 30वां संस्करण है। और मुख्य अतिथि इसमें कौन है? मुख्य अतिथि थे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रख लेने हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। और इसका जो समारोह हुआ है 2023 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? रीवा मध्य प्रदेश में किया गया है। और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 30वां संस्करण है। और मुख्य अतिथि इसमें कौन थे? मुख्य अतिथि थे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ से हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिपन को। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में, यानी कि 1957 में। और ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ये सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसको शुरू किया गया था। लेकिन अगर बात करेंगे इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो संवैधानिक दर्जा जो है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में दिया गया था। और ये जो संविधान संशोधन है 73वां वाला, ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करेंगे कि पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है, तो पंचायती राज से संबंधित भाग है भाग नंबर 9। और इसमें कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर अनुच्छेद नंबर 243 तक का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची है 11। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय हैं और ये पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ पर शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। लाडली बहना योजना कहाँ शुरू हुई है? इसको भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मुरैना की गजक को GI टैग प्रदान किया गया है। ये जो प्रोडक्ट है कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 2022 में हुए, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया? इनका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। और भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा मंडला। और ये जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा जिला बन गया है? तो ये बन गया है मऊगंज। और हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा है? हर घर जल प्रमाणित पहला जिला है बुरहानपुर। और ये जिला कहाँ है? ये जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और लीवर दिवस कब मनाते हैं? लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 243 के में है। और अगर पूछा जाए केंद्र निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 324 यानी कि 324 में है। और ग्राम पंचायतों के गठन की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में इसकी बात की गई है। तो ये जितने भी पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताए हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सभी पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 4 अंकों के कोड का दूसरा अंक है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो 4 अंकों के कोड का पहला अंक हम अभी आपको बता चुके हैं और दूसरा अंक आप लोग अब नोट कर लीजिए। दूसरा अंक इसका क्या है? दूसरा अंक इसका है 1। तो सबसे पहले हमने एक अंक आपको दे दिया है और दूसरा अंक भी नोट कर लीजिए। दूसरा अंक क्या है? दूसरा अंक है 1। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन दिया गया है कि
TELEOS-2 और ल्यूमिलाइट 4 उपग्रह जो हैं ये किस देश के उपग्रह हैं? तो ये जो उपग्रह हैं किस देश के हैं? सिंगापुर के हैं। और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है PSLV-C55। PSLV-C55 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो PSLV-C55 रॉकेट है इसकी ये कौन सी उड़ान है? ये इसकी 57वीं उड़ान है। और इसने अपनी उड़ान कहाँ से भरी है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये अपनी उड़ान भरी है। अगर हम बात करेंगे TELEOS-2 की, तो ये क्या है? ये जो है ये पृथ्वी का अवलोकन करने वाला एक उपग्रह है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पृथ्वी का अवलोकन करना। और इसमें क्या लगाया गया है? इसमें सिंथेटिक आर्मेचर रडार लगाया गया है। अगर पूछा जाए ल्यूमिलाइट 4 क्या है, तो यह एक नैनो सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है? यह एक नैनो सैटेलाइट है। तो यहाँ से मेन पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं? मेन पॉइंट जो यहाँ से बन सकते हैं उसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि TELEOS-2 और ल्यूमिलाइट 4 ये जो उपग्रह हैं किस देश के उपग्रह हैं? एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये सिंगापुर के उपग्रह हैं। अगर पूछा जाए कि इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको इसरो ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से इनको लॉन्च किया गया है? तो PSLV-C55 रॉकेट के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। तो ये पॉइंट जितने भी हमने अभी आपको बताए हैं ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है PSLV। PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV ने अपनी पहली उड़ान कब भरी थी? पहली उड़ान इसने अपनी 1993 यानी कि 1993 में भरी थी। रॉकेट कौन सा था? PSLV-D1 था। और ये जो इसकी उड़ान थी सफल नहीं हुई थी, यानी कि ये जो इसकी उड़ान थी असफल उड़ान थी। और ये अभी तक अपनी कितनी उड़ानें भर चुका है? 57 उड़ानें भर चुका है, जिसमें से 2 असफल रही हैं और 55 कैसी रही हैं? 55 सफल रही हैं। तो अगर पूछा जाए कि इसरो का वर्क हाउस किसको कहा जाता है, तो इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है PSLV को। तो PSLV से संबंधित ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइफा उपग्रह। टाइफा उपग्रह किस देश का उपग्रह है? ये केन्या का उपग्रह है और ये केन्या देश का पहला उपग्रह है। केन्या की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नैरोबी। और नैरोबी में किसका मुख्यालय है? नैरोबी में जो है UNEP का मुख्यालय स्थित है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जल निकायों की जो पहली गणना है ये किसके द्वारा की गई है? जल निकायों की जो पहली गणना है किसके द्वारा की गई है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है। और ये जो गणना है कब पूरी हो गई थी? 2017-18 में पूरी हो गई थी, लेकिन इसके परिणाम 2023 में जारी किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो जल निकायों की पहली गणना है किसके द्वारा की गई है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है। एक पॉइंट आपको ये याद रख लेना है जो कि मेन है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इस गणना के अनुसार भारत में जल निकाय या फिर जलाशयों की संख्या कितनी है? ये जो गणना हुई है इसके अनुसार भारत में जल निकाय या फिर जलाशयों की संख्या कितनी है? तो 24,24,540 है। कितनी है? 24,24,540 है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है, ये मेन पॉइंट है, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। स्टार लगा लेना है इस पर कि सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। और यहाँ पर कितने जलाशय हैं? 7.47 लाख यहाँ पर जलाशय स्थित हैं। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर इसमें उत्तर प्रदेश है। और इसी गणना के अनुसार सबसे कम जलाशय किस राज्य में है? सबसे कम जलाशय हैं सिक्किम में। और सर्वाधिक झीलें किस राज्य में हैं? सर्वाधिक झीलें जो हैं ये तमिलनाडु में स्थित हैं। अगर पूछा जाए कि जल संरक्षण के मामले में पहला स्थान किसका है, तो जल संरक्षण के मामले में पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र का है। और जो जलाशय हैं उसमें से तालाबों का प्रतिशत कितना है? तालाबों का जो प्रतिशत है 60% है, जो कि सर्वाधिक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमको यहाँ से याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो जल निकायों की गणना है किसके द्वारा की गई है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब जल निकाय की गणना है तो कौन करेगा? जल शक्ति मंत्रालय करेगा। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। अब उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इस गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल है। और सबसे कम जलाशय वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जलाशय वाला है सिक्किम। तो ये 3 मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर जो अपने पॉइंट दिए गए हैं इसमें दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी की पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको याद रखना है कि ये पहले तो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब इससे क्या किया गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसका समाप्त कर दिया गया है।
अगर पूछा जाए कि गजमित्र पहल की शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो पश्चिम बंगाल में की गई है। और जगदीप धनखड़ कौन है? ये जो जगदीप धनखड़ हैं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। और बांग्लादेश से सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो बांग्लादेश से सर्वाधिक लंबी सीमा जो है ये पश्चिम बंगाल बनाता है। कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? हाल ही में असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में। किसके साथ में? अरुणाचल प्रदेश के साथ में। और इसमें मध्यस्थता किसने की है? मध्यस्थता जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। अब हम बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपना जो पॉइंट दिया गया है असम से संबंधित है। तो असम से 1963 में कौन सा राज्य अलग हुआ? नागालैंड। असम से अलग होकर एक नया राज्य स्थापित हुआ नागालैंड। और कब स्थापित हुआ? 1963 में। और इसी असम से 1972 में 3 राज्य और बने। कौन कौन से बने? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। और 1987 में कौन सा राज्य बना? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है और नागालैंड है, ये सभी के सभी राज्य किस राज्य से अलग होकर बने हैं? तो ये सभी के सभी राज्य असम से अलग होकर बने हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1963 में हुई। मणिपुर की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। मेघालय की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1987 में हुई। मिजोरम की स्थापना कब हुई? 1987 में हुई। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हैं। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अगर हम बात करेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह कितनी साझा की जाती है? तो 804 किलोमीटर। कितनी? 804 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 263 में है, यानी कि 263 में है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। और बोमडीला दर्रा कहाँ है? बोमडीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि गज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग क्या करिए, जो 4 अंकों के कोड का तीसरा अंक है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो 4 अंकों के कोड का जो तीसरा अंक है वो क्या है? वो है 1। 4 अंकों की 4 अंकों का जो कोड आपको दिया जा रहा है उसका तीसरा अंक क्या है? 1 है। 2 अंक आपको दिए जा चुके हैं। अगर आपको वो अंक नहीं मिले हैं तो वीडियो में पीछे जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं कि जो 2 अंक बताए गए हैं वो क्या हैं। जब तक आपको ये कोड नहीं पता होगा तो आपको इसकी पीडीएफ भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए क्या करिए आप लोग ये कोड जरूर नोट कर लीजिए। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% ईवी प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% ईवी प्रयोग करने का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो फेम योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि तीसरे यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। ई अमृत योजना का उद्देश्य क्या है? ई अमृत योजना का उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। उसके बाद में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तेजस्वी कार्यक्रम से संबंधित। ये जो तेजस्वी कार्यक्रम है इसको कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। और मध्य प्रदेश में इसको कहाँ कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इंदौर और भोपाल में इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के स्कूल विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये जो छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने का उद्देश्य है, इसके लिए जो है क्या किया जाएगा? इसके लिए जो है सप्ताह में 3 दिन
3 दिन, कितने दिन, सप्ताह में 3 दिन 40-40 मिनट की विशेष कक्षाओं यानी कि विशेष क्लासेस का आयोजन किया जाएगा। और ऐसा कौन कौन सी क्लासों में होगा, क्लास 9th और 11th वालों के लिए ऐसा किया जाएगा। तो यहाँ से हमको जो मेन पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है कि तेजस्वी जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में की गई है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जो है इसको किसने जारी किया है, तो इसको जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी की है। इसमें किस किस पर बात की गई है, तो तापमान में कितनी वृद्धि हुई है, ग्लेशियर कितना पिघला है, ग्रीन हाउस गैस में कितनी वृद्धि हुई है, समुद्र स्तर में कितनी वृद्धि हुई है, इन चार चीज़ों पर इसमें बात की गई है। तो तापमान में वृद्धि जो है कितनी है, 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसे जो है इसकी मोटाई में कितने मीटर की कमी आई है, 1.3 मीटर की कमी आई है। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये कैसी गैसें हैं, ये जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब जब ग्लेशियर पिघला है तो समुद्र का स्तर भी बढ़ेगा। तो इन 4 चीज़ों पर इसमें बात की गई थी। अगर बात करेंगे स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की, तो इसको कौन जारी करता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जारी करता है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 21 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। 21 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये जो है ऋषभ पंत को बनाया गया है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा है। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रणवीर सिंह है। हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। और प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर हैं। तो ये 5 जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये आपको जरूर याद रखने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर स्थापित करेगा। तो आईआईटी जो मद्रास है उसके द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। और आईआईटी दिल्ली कहाँ पर स्थापित करेगा, अबू धाबी में। और आईआईटी खड़गपुर मलेशिया में। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम तंजानिया की। तो तंजानिया की राजधानी क्या है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है। और तंजानिया को किस नाम से जाना जाता है, तंजानिया का एक स्थान है जंजीबार। जंजीबार को किस नाम से जाना जाता है, लौंग का द्वीप यानी कि क्लोव आइलैंड के नाम से जाना जाता है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। सारंग फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत ने विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करने का रखा प्रस्ताव। तो विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है, भारत के द्वारा रखा गया है। और इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इसको नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको इस पीडीएफ के लिए जो 4 अंकों का कोड दिया जाता है उसके 3 अंक जो है हम आपको बता चुके हैं। अब चौथा अंक भी आप लोग नोट कर लीजिए। चौथा अंक क्या है, चौथा अंक है इसका 2। चौथा अंक क्या है, चौथा अंक है इसका 2। तो सबसे पहले हमने 1 अंक आपको दिया, उसके बाद दूसरा अंक दिया, उसके बाद तीसरा अंक दिया, उसके बाद चौथा अंक दिया। तो अब जो है आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल चुका है। अब ये जो 4 अंकों का कोड है ये आपको क्या करना है, आपको हमें हमारी टेलीग्राम यूजर आईडी पर भेज देना है। ये जो 4 अंकों का कोड आपको दिया गया है, आपको एक टेलीग्राम यूजर आईडी इधर साइड में आपको दिख रही होगी, यूजर नेम आपको दिख रहा होगा। ये नेम आपको टेलीग्राम पर सर्च करके और ये जो कोड दिया गया है आपको भेज देना है हमारे पास। और जब ये आप लोग कोड हमको भेज देंगे तो आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।